आदरणीय प्राचार्य, शिक्षकगण एवं प्यारी छात्राओं, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मिशन शक्ति के अंतर्गत आज का मेरा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं समाधान। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। नारियों के इसी सम्मान का जश्न मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने अपने देश के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। चाहे घर रह परिवार व बच्चों की देखभाल करनी हो या फिर घर की से बाहर निकलकर नौकरी करनी हो, महिलाओं ने अपनी हर भूमिका को निभाया है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारा समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहता जिसकी वो हकदार है। हमेशा से महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। बहुत से इलाकों में तो आज भी घरों में लड़की को लड़के के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती। अगर शिक्षा दी भी जाती है तो कुछ बनने से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है, जिस कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। हमारा देश तो रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और मदर टेरेसा जैसी नारियों का देश है। हमारे देश में तो प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाओं ने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद की गरिमा बढ़ाई है। फिर भी देश की महिलाएं अलग अलग तरीकों से अत्याचारों का शिकार बन रही हैं। इसका कारण यह है कि देश की महिला पूरी तरह से सशक्त नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को बदलने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे ही सही परंतु पूरे समाज की सोच बदलनी होगी। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ही है। हमें केवल आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन यह प्रण लेना चाहिए कि महिलाओं को पूरा सम्मान देंगे, उनकी तरक्की पर किसी भी रूप में रोक नहीं लगाएंगे, उनको सशक्त बनाने में जितना हो सके उतना सहयोग करेंगे। देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50% है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना विकास की यात्रा संभव नहीं हो सकती। देश को नई राह पर ले जाने के लिए बहुस्तरीय संगठित रवैये के साथ महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। दुनिया भर में महिलाएं यौन, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विभिन्न स्तरों पर हिंसा का शिकार होती है और ऐसी उत्पीड़ित महिलाएं समाज के हर वर्ग, अमीर हो या गरीब, और हर आयु वर्ग, बूढ़ा या युवा, हर जगह मिलती हैं। कोविड-19 महामारी ने ऐसी महिलाओं के लिए खतरा और बढ़ा दिया है जो महामारी से पहले ही नाजुक स्थिति में जी रही थी। विश्व के विभिन्न कोनों से मिली रिपोर्टों के अनुसार इस महामारी के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा में वृद्धि हुई है, जिसने उनकी दुर्दशा को और बढ़ा दिया है। समाज की पुरुष प्रधान अवधारणा और दमनकारी सोच अब भी महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के रास्ते में बड़ी बाधा है। दुनिया भर की महिलाओं के पास बांटने के लिए अपनी कष्ट की और सबसे महत्वपूर्ण असमानता की दास्तां है। महिलाओं को घरों और अपने कार्यस्थलों पर भी असमानता का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं ने पुरुष प्रधान विश्व में ऊंचा मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी रहती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं को न केवल मानसिक यातना देता है बल्कि उनकी हेलो मनोरमा। मनोरमा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महामारी के दौरान कार्य और जीवन शैली में आए अनेक बदलावों में एक प्रमुख बदलाव है वर्क फ्रॉम होम का, जो काम करने की एक नई व्यवस्था बन रही है और इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की समस्या के साथ साथ साइबर क्राइम उत्पीड़न से भी निपटने पर भी ध्यान दिया जाना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और हिंसा मुक्त घर हिंसा मुक्त समाज की कुंजी होती है। महिलाओं की सुरक्षा आयोग की सबसे प्रमुख गतिविधियों में से एक है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई किरदार महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई किरदार निभाती हैं और इन सभी भूमिकाओं से जुड़े अधिकार उन्हें पता होने चाहिए, ताकि जब उनके अधिकारों का उल्लंघन हो तो उन्हें पता हो कि किसका दरवाजा दरवाजा खटखटाना है। महिलाएं सशक्तिकरण का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वे खुद पथ प्रदर्शक बन सके। और ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है। कानूनी रूप से जागरूक होने से महिलाओं को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अवसर मिलता है। महिलाओं की वर्तमान आबादी गरीबी, निरक्षरता और कानून की अज्ञानता से ग्रस्त है, जिसके कारण महिलाओं के बड़े वर्ग को अन्याय और अपने अधिकारों का उल्लंघन सहना पड़ता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के निचले वर्ग से जुड़ी महिलाओं को मूलभूत कानूनी अधिकारों और महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों में उपलब्ध उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें जीवन की वास्तविक स्थितियों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कार्यक्रम शिकायत निपटान हेतु उपलब्ध न्याय व्यवस्था के विभिन्न तंत्रों के बारे में महिलाओं को जागरूक करता है। यह कार्यक्रम महिलाओं को शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों, पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक पहुंचने और उनका लाभ उठाने के बारे में जानकारी देता है। यह महिलाओं और लड़कियों को भारतीय दंड संहिता 1860, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर प्रतिबंध अधिनियम 2005 आदि विभिन्न कानूनों के तहत उल्लेखित उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त करने की दिशा में हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है। इतने वर्षों में मानव जाति पर आए कष्टों के साथ साथ महिलाओं को खुद पर आई विपदाओं का भी सामना करना पड़ा है और यह कहा जा सकता है कि महिलाओं ने अपनी हर जंग बहादुरी से लड़ी है। महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करना समाज के नाते हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हर महिला, चाहे किसी भी वर्ग की हो, स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती। पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को काफी हद तक कम कर लिया गया है, लेकिन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही करा दी जाती है। जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से वयस्क नहीं हो पाती। महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधा है। पुरानी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती है। कन्या भ्रूण हत्या भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना मां की सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही भारत में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में काफी ज्यादा अंतर आ गया है। हमारे महिला सशक्तिकरण के यह दावे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पाएंगे। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता को बेटी का बैंक अकाउंट किसी के राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होगा, जिसके अंतर्गत हमें बेटी के बैंक अकाउंट खोलने से लेकर 14 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह बैंक अकाउंट बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता पिता को धनराशि जमा करनी होगी। बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद इस धनराशि का 50% निकाला जा सकता है और बेटी के 21 वर्ष पूरा होने के बाद बेटी के विवाह के लिए पूरी धनराशि निकाली जा सकती है। महिला हेल्पलाइन योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की मदद के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है, जिससे महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध की शिकायत खुद कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं निर्धारित नंबर 181 पर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किया गया है। स्वाधार घर योजना। घरेलू हिंसा की शिकार, विधवा, परिवार से सताई हुई, मानसिक रूप से विकलांग एवं बेसहारा औरतों को सहारा देने के मकसद से सरकार स्वाधार गृह योजना चला रही है। इसमें ऐसी औरतों का न सिर्फ रहने के लिए आश्रय दिया जाता है, बल्कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को प्रोत्साहन। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कृषि, बागवानी, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, जिससे महिलाओं का समाज में शोषण न हो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। और अंत में आप सबके सामने महिलाओं के महत्व को दर्शाती हुई कविता की चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर प्रीतिलता सिंह मैम, आप अपना लेक्चर शुरू कर दें। धन्यवाद अंकिता जी। आदरणीय प्राचार्य जी, सभी सम्मानित विद्वान साथियों एवं प्यारी छात्राओं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन महिला जाति के अस्तित्व एवं समानता को प्राप्त करने की संघर्ष की कहानी में एक मील का पत्थर है। संस्कृत में कहा गया है कि नारी शक्तिशाली समाजस्य निर्माण करोति, जिसका मतलब है कि नारी सशक्तिकरण ही किसी समाज को शक्तिशाली बना सकता है। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर महाविद्यालय में चल रही मिशन शक्ति के अंतर्गत वेबिनार की इस कड़ी में महिला शिक्षा की अग्रणी दूत माता सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे। किंतु इससे पूर्व महिला दिवस के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जिस समाज में नारी को सम्मान मिलता है, उसके हक की बात होती है, वही समाज विकसित होता है। आज की नारी हर क्षेत्र में अपने हुनर का परचम लहरा रही है और इसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के समान हेतु 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। बच्चों, आपको बता दें कि सर्वप्रथम अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर वुमेन डे मनाने का प्रस्ताव रखा गया
पहली बार 28 फरवरी 1909 में इस दिवस को मनाया गया, जिसके बाद सन 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के एक सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात कही गई। हालांकि उस समय इस दिवस का मकसद कुछ और ही था। दरअसल उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसी परंपरा को समाप्त करने के लिए इस तिथि की शुरुआत हुई। सन 1917 में सोवियत संघ ने इस दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। फिर अन्य देशों ने भी धीरे धीरे इस परंपरा को अपनाया। आपको बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाने के पीछे भी एक विशेष कारण है। दरअसल रूसी महिलाओं ने अपने वोट के अधिकार को लेकर जिस समय हड़ताल की, वह हड़ताल इतनी प्रभावी थी कि रूस के जार को सत्ता छोड़ने तक को मजबूर कर दिया, जिसके बाद वहां की अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। इस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चल रहा था, जिसके अनुसार वह समय 1917 फरवरी का आखिरी रविवार यानी 23 फरवरी था, जबकि अन्य देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का चलन था, जिसके अनुसार उस दिन 8 मार्च की तिथि पड़ रही थी। तब से ही इसे 8 मार्च को मनाने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष एक नई थीम के साथ महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। महिला और पुरुष में अपनी अपनी क्षमता होती है और किसी की भी क्षमता को नकारना या कम समझना गलत है। दोनों के काम अपने अपने तरीके और दृष्टिकोण होते हैं उनके। महिलाओं और पुरुषों की क्षमताओं में अक्सर तुलना देखने को मिलती है, जो ठीक नहीं है। कई मामलों में महिलाओं की काबिलियत को कम आंका जाता है। यहाँ पर ऐसी ही एक काबिलियत है नेतृत्व की क्षमता। इस क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर साबित कर रही हैं। विश्व भर की महिला राजनेताओं ने कोविड-19 जैसे भयंकर स्थिति में भी अपने अदम्य साहस एवं दमदार नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण महिला राजनेता ने बहुत ही कुशल नेतृत्व के साथ इस पर काबू पा लिया। इसी कड़ी में ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग ने दिसंबर 2019 में ही उचित कदम उठा लिए, जब उन्हें वुहान में वायरस का पता चला। वहां कुल 393 लोग ही कोरोना पॉजिटिव हुए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा एंडरसन की नेतृत्व क्षमता का ही नतीजा था कि न्यूजीलैंड लॉकडाउन हटाने वाले शुरुआती देशों में एक बन गया। उधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल प्रभावी रूप से वहां कोरोना पर लगाम लगा पाई। बेशक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वैश्विक उत्सव इस बात का सूचक है कि महिलाओं ने अनेक बाधाओं के होने के बावजूद भी हर क्षेत्र में अपनी मेहनत के दम पर लोहा मनवाया है। पर आज भी महिलाओं को वह समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है जिसकी वह अधिकारी हैं। अनेक देशों में ऐसी कुरीतियां हैं जो महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पीछे छोड़ रही हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी आए दिन सामने आते रहते हैं, जो हमारे सभ्य समाज के लिए एक धब्बे के समान है। किंतु महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा और अधिकार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसी विचार को राष्ट्रीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय कि एक महिला प्राध्यापक होने के नाते मैं ये अनुभव करती हूँ कि आज मेरी ही नहीं संपूर्ण महिला समाज को इस मुकाम तक पहुंचाने में सावित्री बाई फुले का एक बीज स्वरूप योगदान रहा, जिसका रोपा हुआ महिला शिक्षा के लिए रोपा गया जो बीज रूपी पौधा था, आज एक सशक्त वृक्ष के रूप में आपके समक्ष है। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे कि नारी अपनी सुरक्षा और अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। इसी कड़ी में महाविद्यालय में छात्राओं को विभिन्न कार्यक्रम एवं महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापकों द्वारा उनको प्राप्त विभिन्न संवैधानिक एवं सामाजिक अधिकारों से परिचय भी कराया गया एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें अपनी स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार की जाए भी प्रेरित किया गया।
इसी कड़ी में मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आपके समक्ष भारत में महिला अधिकारों के लिए रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आंदोलन खड़ा करने वाली एवं इस मिशन को शक्ति बनाने वाली स्त्री अधिकारों एवं सम्मान को पोषित एवं पल्लवित करने में बीज स्वरूपा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय एवं दर्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रही हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जो अत्यंत ही दबे पिछड़े समाज में पैदा हुई, 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया। घर गृहस्थी के साथ साथ कठोर परिश्रम करके स्वयं पढ़ी और गांव-गांव जाकर दीन दुखी दलित और स्त्रियों के लिए पाठशाला खोलने के लिए अत्यंत संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नए गांव महाराष्ट्र में हुआ। जैसा कि अल्पायु में ही इनका विवाह महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले से 1840 में हुआ। ज्योतिबा फुले उनके जीवन में शिक्षक बनकर आए। 1841 में पढ़ने लिखने का प्रशिक्षण उन्हें ज्योतिबा फुले से ही मिला। सावित्रीबाई कोई साधारण महिला नहीं थी जिन्हें इतिहास के गर्भ में छुपा दिया जाए और वे गुमनामी के अंधेरों में छुप जाएं। सावित्रीबाई 19वीं शताब्दी की वह सुनहरी किरण थी जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर के भीतर न केवल अपनी आभा बिखेरी बल्कि अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और धार्मिक कर्मकांडों को चीरकर ज्ञान के स्रोत को स्त्रियों और वंचितों के लिए रेखांकित किया। तत्कालीन बीहड़ परिस्थितियों में समाज सुधारक क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले युग नायिका बनकर उभरी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, निर्भीक व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत होकर दकियानूसी समाज को बदलने हेतु अपने तर्कों के आधार पर बहस की, स्त्री जीवन को गौरवान्वित किया एवं सामाजिक न्याय को लक्षित किया। तत्कालीन समाज में महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय थी। उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी, ना ही उन्हें परिवार की किसी संपत्ति एवं अन्य सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। इस रीति को तोड़ने के लिए सावित्रीबाई ने अपने पति के सहयोग से 1848 में लड़कियों के लिए एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस मुहिम में फातिमा शेख ने भी सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। फातिमा शेख मियां उस्मान शेख की बहन थीं, जिनके घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने निवास किया। जब फुले दंपति को समाज ने बहिष्कृत कर दिया एवं उनके स्वयं के परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, तब उस्मान शेख ने उनकी मदद की एवं न केवल अपने घर में उन्हें शरण दी बल्कि अपने घर के परिसर में ही एक बालिका विद्यालय चलाने पर सहमति भी व्यक्त की। इस प्रकार प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना भारत देश में हुई। फातिमा शेख ने भी सावित्रीबाई फुले के साथ उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया और बाद में वह भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में सावित्रीबाई के साथ अग्रसर हो गईं। लेकिन ये सब इतना तत्कालीन समय में आसान नहीं था। उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों की गालियां सही बल्कि लोगों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों की मार तक सही। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार एवं स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्रीबाई फुले पर कूड़ा करकट, कीचड़ और गोबर फेंक देते थे। इससे उनके कपड़े बहुत गंदे हो जाते थे, इसलिए वे अपने साथ एक दूसरी साड़ी भी लेकर जाती थीं ताकि स्कूल जाकर वे गंदे कपड़ों को बदलकर साफ कपड़े पहने। किंतु इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और स्त्री शिक्षा का कार्य जारी रखा। इसके साथ ये सावित्रीबाई फुले ने तत्कालीन समाज में स्त्रियों के विरुद्ध फैली हुई भ्रांतियों एवं कुरीतियों पर भी कुठाराघात किया। उन्होंने विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की एवं 1854 में विधवा आश्रम भी स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने नवजात शिशु के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य घटनाएं अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं, तो हम सोच सकते हैं कि तत्कालीन रूढ़िवादी समाज की क्या स्थिति रही होगी। सावित्रीबाई फुले ने काशीबाई नामक एक गर्भवती विधवा महिला को न केवल आत्महत्या करने से रोका बल्कि उसे अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल भी की। बाद में उन्होंने उसके पुत्र यशवंत राव को गोद ले लिया और खूब पढ़ाया लिखाया एवं डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई फुले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में उन्होंने 18 बालिका विद्यालय खोले। भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका होने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। ऐसे समय में उन्होंने शिक्षा का कार्य करना शुरू किया
जब शिक्षा के सारे द्वार स्त्रियों के लिए प्रायः बंद थे। स्त्रियों को पैरों की जूती, वाचाल, नर्क का द्वार कहा जाता था। उनका जीवन चूल्हे चौके और बच्चे पैदा करना तथा पति की सेवा करने तक ही सीमित था। उनकी इच्छा, रुचि, अभिरुचि, मान सम्मान का कोई मूल्य नहीं था। सभी जातियों की महिलाओं का जीवन इस दृष्टि से निकृष्टतम था। वह स्वयं भी ये भूल चुकी थी कि वह इंसान है। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों को अपने प्रशासकीय कार्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा के जानकारों की जरूरत को समझते हुए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रबंध किए। हालांकि इसमें भी उच्च वर्ग एवं पुरुषों का ही प्रभुत्व था। फिर भी ये नकारा नहीं जा सकता कि अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ से ज्ञान और जानकारी के कई रास्ते खुले, जिससे स्त्री शिक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण दिशाओं का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से सामाजिक सुधार लाने हेतु अनेक समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने प्रयास किए। इन सुधारों के जागरण से स्त्रियां भी अछूती न रहीं। पुणे में रे जेम्स मिशेल की पत्नी नारी शिक्षा की पक्षधर थीं। नॉर्मल स्कूल द्वारा सावित्रीबाई फुले को अध्यापिका प्रशिक्षण दिया गया। अंग्रेजी ज्ञान होने के बाद सावित्रीबाई ने 1855 में टॉमसन क्लॉसन की एक जीवनी पढ़ी। टॉमसन क्लॉसन जो एक नीग्रो थे और नीग्रो पे हुए जुल्मों के विरुद्ध न केवल लड़े थे बल्कि कानून बनाने में भी सफल हुए थे। उनकी जीवनी पढ़कर सावित्रीबाई बहुत प्रभावित हुई। वे भारत के नीग्रो जो स्त्री और अछूत की गुलामी के प्रति चिंतित थी। उन्होंने उनकी गुलामी और शोषण का मुख्य कारण अशिक्षा को समझा एवं इनको शिक्षित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनके शिक्षिका बनने का समाज में प्रखर विरोध हुआ। धर्म को डुबोने वाली कहकर संबोधित किया गया। परिवार एवं समाज द्वारा उनको बहिष्कृत कर दिया गया। फिर भी वह अपने मिशन से विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले कवित्री भी थीं। उन्होंने 2 काव्य पुस्तकों की रचना की। उनकी प्रथम पुस्तक काव्य फुले 1854 में उनके द्वारा लिखी गई एवं दूसरी पुस्तक 52 कशी सुबोध रत्नाकर उनके शिक्षा के प्रति विचारों को दर्शाती है। सावित्रीबाई जिन स्वतंत्र विचारों की थीं, उसकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वे लड़कियों के घर में काम करने, चौका बर्तन करने की अपेक्षा उनकी पढ़ाई लिखाई को बेहद जरूरी मानती थीं। वह स्त्री अधिकार चेतना संपन्न स्त्रीवादी कवित्री थीं। काव्य फुले में उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बालिकाओं को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्होंने मराठी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में कविताओं की रचना की, जिससे कि बालिका शिक्षा के प्रति आकर्षित हो सकें। बच्चों के विद्यालय आने पर वह जिस तरह स्वागत करती, वह उनकी बालिकाओं को शिक्षा देने की लगन को दर्शाता है। एक कविता में वो कहती हैं कि सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारी बहनों आओ, नवजीवन में हर्षोल्लास से करती हूँ स्वागत तुम्हारा। उन्होंने अनेक बाल गीत भी लिखे हैं जिसमें शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। उन्हीं का एक बाल गीत जिसका शीर्षक समूह है, एक लघु नाटिका समान है। इस कविता में वे 5 समझदार पाठशाला जाकर पढ़ने वाली शिक्षित बच्चियों से पाठशाला ना जाने वाली अशिक्षित बच्चियों की आपस में बातचीत को दर्शाती हैं। पाठशाला जाने वाली बच्चियां अपने तर्क द्वारा उन बच्चियों को पाठशाला आने के लिए आह्वान करती हैं। तब निरक्षर बच्चियां जवाब देती हैं, क्या धरा है पाठशाला में, क्या हमारा सिर फिरा है, फालतू के इस कार्य में है वक्त गंवाना ही बुरा है, चलो चलकर खेलते हैं इसी में सबका भला है। तब शिक्षित बच्चियां उनसे कहती हैं, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात ये समझ में आई? स्वाभिमान से जीने को जरूरी है पढ़ाई, चलो अब पाठशाला वरना जीवन भोगो नर्क का, ज्ञान विद्या को प्राप्त करो वक्त है अब तर्क का। ऐसी ही अनेक प्रेरित करने वाली कविताओं का संग्रह काव्य फुले में समाहित है। सावित्री फुले न केवल स्त्री शिक्षा की अग्रणी दूत थीं, बल्कि वह स्त्री अधिकारों के प्रति भी अत्यंत सचेत एवं संघर्षशील थीं। सन 1854 में फुले दंपति ने एक अनाथ आश्रम खोला। ये भारत में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया पहला अनाथ आश्रम था। साथ ही अनाथ एवं समाज द्वारा स्वीकारे न जाने वाले नवजात शिशुओं की हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बाल
हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक संस्था एवं आश्रम भी स्थापित किया। समाज उत्थान के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले ने 24 सितंबर 1873 को अपने अनुयायियों के साथ सत्यशोधक समाज नामक संस्था का निर्माण किया तथा सावित्रीबाई फुले इस संस्था की महिला विभाग की अध्यक्षा भी बनी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों एवं वंचितों को उनके अधिकारों को दिलाना था। 28 नवंबर 1819 को महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के साथ ही सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज को दूर दूर तक पहुंचाने एवं पति के अधूरे कार्य को पूरा करने व समाज सेवा का कार्य जारी रखा। इस दौरान पुणे में भयंकर प्लेग फैला जिसमें अनेक लोगों की जान गई। सावित्रीबाई फुले एवं उनके पुत्र डॉक्टर पुत्र यशवंतराव ने पीड़ितों की अत्यंत सेवा की एवं उनके लिए अस्पताल भी खोले जिसमें वे रात दिन बीमारों की सेवा करने लगी एवं इसी दौरान स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं। इस प्रकार 10 मार्च 1897 को लोगों की सेवा करते हुए इस महामारी से उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका हैं। उनका पूरा जीवन समाज से वंचितों और महिलाओं के उन्नयन हेतु संघर्ष में बीता। तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में ये सब कार्य करना इतना सरल नहीं था, किंतु उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। अनेक कठिनाइयों एवं समाज के प्रबल विरोध के बावजूद स्त्रियों के जीवन स्तर को सुधारने एवं उन्हें समाज में महत्वपूर्ण एवं बराबरी का स्थान दिलाने के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्षरत रही। उनके इस योगदान के लिए स्त्री समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ माता सावित्रीबाई के अदम्य साहस और महिला अधिकारों के संघर्षरत जीवन को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।